मैम बस जैसा आपको ठीक हो बस। आप सभी को बाबू दिख रहा है ना? यस मैम। ओके। देखिए, हमने कल जिस पार्ट को कवर किया था, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि कौन कौन सी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की रिफॉर्म्स हैं। क्लियर? सो बाबू, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की प्री रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक बार इसको दिखा रही हूँ। और इसको मैंने इस फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में है। इससे आपको बहुत इजी क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगी, इजी आप इसको कर सकते हो। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में हमारे पास है, लिखा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर प्री रिफॉर्म। प्री रिफॉर्म्स में क्या हमारे पास, नंबर 1 यानी कि रिफॉर्म से पहले, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर प्री रिफॉर्म्स में यानी रिफॉर्म्स होने से पहले हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की कौन कौन सी कंडीशंस थी, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में क्या क्या था। क्लियर? हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की रिफॉर्म्स के लिए ये देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट क्या कह रहे हैं कि लिमिटेड स्पेस फॉर प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स के लिए लिमिटेड स्पेस था। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, यानी कि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर्स के लिए क्या था, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। सेकंड क्या था हमारे पास, एमआरटीपी एक्ट। क्या होता है बाबू ये एमआरटीपी एक्ट? मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। यहाँ लिखा है मैंने, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट 1969, ठीक है। 1969 का ये एक्ट था। इसमें क्या करते थे कि जो कोई भी सिंगल फर्म है या मोनोपोलिस फर्म है, उन्हें प्रोटेक्शन ज्यादा दी जाती थी। अगर आप सिंपल बताइए, उन्हें आप ज्यादा प्रोटेक्शन दोगे तो ऑब्वियसली उनकी मनमानी चलेगी, ठीक है, कि आप उनको ही ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हो। सो हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए लिमिटेड स्पेस था। तो नंबर 1 इज अ लिमिटेड स्पेस फॉर द प्राइवेट सेक्टर। सेकेंड क्या था, एमआरटीपी एक्ट था, ठीक है। थर्ड क्या था, रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, यानी कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। हमें हर चीज सेटअप करने के लिए, चाहे वो यहाँ पे देखो मैंने हर चीज आपको मेंशन कर दी है कि वो इंपोर्ट के लिए है, एक्सपोर्ट है, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट है, फिक्स्ड प्रोडक्शन है, कैपेसिटी है, और डोमेस्टिक के लिए हमारे पास यानी कि लोन की कितनी, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्टेन द लाइसेंस, ठीक है। और इस लाइसेंस में हमें इतना टाइम, प्रोसेसिंग इतनी ज्यादा थी और इतना लॉन्ग टाइम लगता था कि बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो ये क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, यानी कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया दी बाबू, कंट्रोल्ड। ये हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, फिर भी आपको बता रही हूँ। ऑल प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स वर कंट्रोल्ड, यानी कि इंडस्ट्रियल गुड्स के हर प्राइसेस क्या थे, कंट्रोल्ड। कंट्रोल बाय द होम, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। क्लियर? तो ये हमारा गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी सारे ऐसे सब गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर देती। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास गवर्नमेंट इन सभी के प्राइसेस को कंट्रोल नहीं करती है, ठीक है। तो आपको इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करना कि ये हमारे पास रिफॉर्म से पहले वाले पॉइंट से। तो यहाँ मैंने पब्लिक सेक्टर, कहने का मतलब है कि हमने प्राइवेट, एमआरटीपी, ये सब कुछ ऑलरेडी क्या है, रिजर्व्ड है, यानी कि कंट्रोल्ड किया गया है। रिजर्वेशन फॉर पब्लिक सेक्टर सच एज ऑयल जनरेशन, की जैसे ऑयल जनरेशन के लिए, पावर के लिए, ठीक है ना, इन सब के लिए क्या थी, पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्वेशंस थी। हमने ऑलरेडी में क्या किया, सब कुछ किया, हाँ। पर हमने धीरे धीरे ये भी एनालाइज किया कि हम ऑयल जनरेशन में लाइक ओएनजीसी, ठीक है ना, पावर में, इन सब ने
हम सभी कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन नहीं कर सकते। तो ये लिखा है प्राइवेट कंपनीज एसेट्स बिकम, अगर वो 100 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, प्राइवेट कंपनीज के जो एसेट्स है अगर हमारी 100 करोड़ से ज्यादा है, कॉल्ड एज एमआरटीपी कंपनीज, ठीक है, तो हम इसीलिए उन्हें एमआरटीपी की कंपनीज, और जिसकी गवर्नमेंट देखती थी कि अच्छा इस कंपनी की एसेट्स 100 करोड़ से ज्यादा है, तो हमें इसे क्या करना है, हमें इसे मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, हमें इसे ज्यादा से ज्यादा क्या फैसिलिटीज देनी है। और जब उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स देती थी गवर्नमेंट, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट कंपटीशन को लाने नहीं दे रही है। आप तो एक ही जो भी आपके पास प्राइवेट या वो फर्म है, ठीक है, जो कि 100 करोड़ से ज्यादा है, आप उसको ज्यादा क्या फैसिलिटीज दे रहे हो। तो गवर्नमेंट का कंसर्न क्या होता था, गवर्नमेंट ये सोचती थी कि ठीक है ये है कि आगे भी करते रहे, पर हमने बाद में एनालाइज किया कि हमारा ये जो स्टेप है ना, ये कंपटीशन को रोक रहा है, इस स्टेप से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, इस स्टेप से, ठीक है, हम सिर्फ उसी कंपनी की और जो मनमानी है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो ठीक है, IMF सेड दिस मच ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इज इन द कंट्री, IMF ने कहा इस टाइप की रिस्ट्रिक्शन जो है वो कंट्री में है, क्लियर। सो IMF सेज दिस टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज इन द कंट्री, कि इस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस कंट्री में है, तो रियल ड्राइवर ऑफ ग्रोथ हैज पोज्ड इन द कॉर्नर, उन्होंने कहा कि जो ग्रोथ का जो रियल ड्राइवर है उसे तो कॉर्नर में डाला गया है, मतलब द प्राइवेट सेक्टर। तो इसीलिए हमने नेक्स्ट में क्या किया, रिफॉर्म्स लेके आए, सो दीज आर द रिफॉर्म्स, ठीक है। अब आपको इसको, ठीक है, लर्न करने की लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप इसमें से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं मेन कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो देखिए हमारे पास कौन से पॉइंट हैं, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में, जो प्राइवेट सेक्टर में, कि जैसे हमने फर्स्ट में क्या किया कि हमारे पास कौन कौन से रिफॉर्म्स थे, ठीक है, जैसे लाइसेंसिंग थी, तो लाइसेंस में ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, ऑब्वियसली हमने क्या किया, 2 महीने 3 महीने वो जो टाइम लगेगा, हमने लाइसेंस को ही क्या कर दिया, हटा दिया ना, तो डी लाइसेंसिंग, कोई उस समय पे कोई भी स्मॉल बिजनेस करता था उसे भी बाबू लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, तो यानी कि डी लाइसेंसिंग, लाइसेंस रिक्वायर्ड ओनली फॉर द सर्टेन इंडस्ट्रीज, कि जो लाइसेंस था ना, अब हमने, देखो यहाँ मैंने इसीलिए लिख दिया कि जो लाइसेंस है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज के लिए, सर्टेन इंडस्ट्रीज के लिए ही लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। वो कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी, वो मेजर इंडस्ट्रीज होंगी, ठीक है, उनमें गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे बाबू माइनिंग करने के लिए, एक्सप्लोजर करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, कौन से एरिया में माइनिंग अलाउड, क्योंकि अगर आप ज्यादा माइनिंग करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक होगा, अर्थक्वेक के नेचुरल कैलेमिटीज के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो हमने लाइसेंस की रिक्वायरमेंट, ठीक है, कुछ जगहों में की हजार्डस केमिकल्स के लिए की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स तो उन केमिकल्स को बेचने के लिए वो तो फिर किसी को भी दे देंगे, ठीक है, इससे हमारे यहाँ पे क्राइम और बढ़ जाएगा, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, नेचुरल कैलेमिटीज और इंक्रीज हो जाएंगी, हजार्डस केमिकल से, ड्रग से हमारे पास क्राइम और बढ़ जाएगा, आर्म्स और एम्यूनिशन से, यानी कि वायलेंस के लिए हमारे पास क्या होगा, थ्रेट होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ सर्टेन एरियाज के लिए, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ही लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रखी, बाकी एरियाज में गवर्नमेंट ने बाबू लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी, ठीक है। अब बाबू नेक्स्ट पॉइंट क्या था, डी कंट्रोल। तो देखिए कि हमारे पास क्या है, जैसे अगर हम डी कंट्रोल की बात करते हैं, कंट्रोल में क्या था कि सारे के सारे जो प्राइसेस थे ना, ठीक है, स्टार्टिंग में दैट दोज ऐसे सर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जितने भी सारे गुड्स के प्राइसेस थे वो सारे के सारे हमारे पास गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल्ड किए जाते थे, बट नाउ सिस्टम इज चेंज, क्या हो गया, हमने डी कंट्रोल कर दिया, ठीक है। IMF ने कहा देखो बाबू ये तो हमें पता है कि हमने बहुत चीजें लेके आई, हमें पता है, बस इतना ही पता था,
मैं कभी भी बच्चों से पूछती हूँ, वो बोलते हैं कि मैम प्राइवेट सेक्टर्स को लेके आए थे, हमने बहुत सारे सेल कर दिए थे, ठीक है, अपने जितने भी हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थे, हमने उन डिपार्टमेंट्स को क्या कर दिया, हमने उन डिपार्टमेंट्स को मैंने सोल्ड आउट कर दिया, फाइन। लेकिन बच्चों को इतना डिटेल नहीं पता होता कि एक्चुअल में हमने रिफॉर्म्स कौन कौन सी लेके आई थी, ठीक है। तो ये हमें इसीलिए इनको रिफॉर्म्स को भी स्टडी करना है कि रिफॉर्म्स क्या थी। प्राइवेट सेक्टर्स में इंट्रोडक्शन तो था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है, हमें उस एनवायरनमेंट को बनाने की जरूरत थी। हमें किसी न्यू चीज को अडॉप्ट करना है, आप उसे अडॉप्ट करना चाहते हो, अच्छा है, पर उसे अडॉप्ट करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, आपको किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, ये भी पता होना चाहिए। सो हमने क्या किया, दैट इज अवर नेक्स्ट पॉइंट इज द डी कंट्रोल, ठीक है। प्राइस भी मेंटेन्ड बाय, ठीक है, हमारे पास जो जितने भी सारे के सारे आइसिस थे, ठीक है, वो हमारे, अब इनके द्वारा आप यहाँ पे से प्लीज कंप्लीट कर लो, बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई कर्व के इंटरसेक्शन के द्वारा प्राइस डिटरमाइन किया जाने लगा, मेंटेन किया जाने लगा। एक्सेप्ट गैस, एलपीजी, केरोसिन, मिनरल्स, फर्टिलाइजर, ठीक है, यानी कि एलपीजी देखा जाए, केरोसिन कुछ का, ठीक है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, आज ये सब भी, ठीक है, डिमांड सप्लाई के द्वारा मेंटेन नहीं होता। ये कुछ कुछ ऐसे हैं कि जो कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा आज भी मेंटेन किए जाते, तो वो हमने अलग से छोड़ दिया, ठीक है। कि जैसे हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, मिनरल्स हैं, केरोसिन है, एलपीजी हैं, एक्चुअल में खुद इन सभी में गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, ठीक है। देखा जाए तो बीबी इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अलग प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर पार्टनरशिप की है, ठीक है, पर फिर भी उसके बाद भी, ठीक है, गवर्नमेंट ने अगर कंप्लीट अपने प्राइवेट सेक्टराइज्ड कर दोगे तो आपको कोई भी इतने ज्यादा जो सब्सिडीज है वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो एलपीजी में, केरोसिन, मिनरल्स, इन सब में गवर्नमेंट ने अभी भी इन्हें अपने अंडर कंट्रोल में रखा है, क्योंकि ये सब चीजें हम सभी के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो एक गरीब है उन्हें भी रिक्वायर्ड है, इसीलिए। तो हमने वही हर सेक्टर्स में बहुत अच्छे से एनालाइज किया, हर सेक्टर्स में किस तरीके की रिफॉर्म्स को चेंज करना है, ठीक है, कहाँ कौन से एरिया में हमें कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है और कौन से एरिया में हमें कंट्रोल नहीं करना, कौन से स्पेसेस ऐसे हैं जहां पे हमें रिफॉर्म्स को और क्या करना है, मॉडिफाई करना है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, डीरेगुलेशन कर दिया, ठीक है। अब डीरेगुलेशन में बाबू हमने क्या किया, डीरेगुलेशन में आपको जो मेन लर्न करना है वो था बाबू आपका एमआरटीपी एक्ट। अब एमआरटीपी एक्ट नहीं है, हमने एमआरटीपी एक्ट में फिर चेंज लेके आए, हमने उसे फेरा में कन्वर्ट किया, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फिर हमने उसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, ठीक है, फेमा में, अब उसे रेगुलेट नहीं करना, फेमा एक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया। तो हमारे पास बहुत सारे रेगुलेशन थी कि जिसे हमने क्या कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। एमआरटीपी एक्ट में क्या होता था कि बहुत रेड्स कंडक्ट की जाती थी, देखा जाता था कि एक्चुअल में उनकी एसेट्स कितनी हैं, कंपनीज कैसी है। अब मैनेजमेंट एक्ट में हमने उनको इतना, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को जितनी सब्सिडी उनको देनी है, जो फैसिलिटी देनी है गवर्नमेंट उतनी ही देगी, ठीक है, उससे ज्यादा गवर्नमेंट इस चीज को आप चेक करने पे रेड भी कर रहे हो, आप पब्लिक के, ठीक है ना, कोर्ट के ऑर्डर्स के लिए कर रहे हो, रेड्स करने के, इन सब चीजों के लिए क्यों टाइम वेस्ट करना, मनी वेस्ट होगी। तो जितना गवर्नमेंट, ठीक है, आप में कंप्लीट करना है या जितनी उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करनी है आप उतनी दीजिए, बाकी हमें क्या करना है, उन्हें रेगुलेट करना है बाहर में। तो बहुत चीजों में हमने क्या किया, इन सब में रेगुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब है डी रिजर्वेशन, ये तो बहुत इजी पॉइंट है, तो ठीक है, हमने सभी जगह पे जो हमारे पास अर्लियर था उसे हमने क्या कर दिया, इन सभी को डी कंट्रोल, यानी कि उसमें हमने डी यानी कि इन सभी में हमने छूट प्रोवाइड कर दी। सो अभी तक मैं जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स में
पूछा है प्राइवेटाइजेशन में, सबने बोला मैम लाइसेंस लाइसेंस लाइसेंस, तो डी लाइसेंस के साथ साथ डी कंट्रोल, डी रेगुलेशन और डी रिजर्वेशन भी हमें कवर करना है। सो डी रिजर्वेशन में क्या था, नो इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, हमने पब्लिक सेक्टर्स के लिए कोई इंडस्ट्रीज इतनी रिजर्व नहीं की, जैसे कि रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, कि माइनिंग, रेयर मिनरल्स की जो माइनिंग्स हैं, ठीक है, प्लेटिनियम, यूरेनियम, इन सब में हमने कोई भी पब्लिक सेक्टर के लिए इंडस्ट्रीज जो थी वो रिजर्व नहीं की। तो ये क्या था हमारे पास, डी रिजर्वेशन का पॉइंट था। क्लियर हुआ? तो हमने यानी कि कुछ सेक्टर्स में जहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनका अगर ज्यादा रोल होगा तो वो ऑब्वियसली क्या होगी, इतनी उसकी इम्पोर्टेंस खो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कुछ इम्पोर्टेंट जो सेक्टर्स थे वो अपने पास रख लिए, बाकी जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, जिन पे गवर्नमेंट क्या अपना ऑनरशिप छोड़ सकती है, तो गवर्नमेंट ने वो अपनी ऑनरशिप को क्या कर दिया, छोड़ा, और फिर और उसमें प्राइवेट सेक्टर्स को आने दिया, कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स अच्छे से आके उसमें अपना एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, वंस वी नोटिफाइड ऑल दीज IMF गेव लोन, ठीक है, जब हमने इन सभी पॉइंट्स को क्या किया, इन सभी पॉइंट्स को हमने अच्छे से नोटिफाइड किया और हमने उनको रेडी हो गए कि ठीक है हम इन सभी पॉइंट्स को क्या चेंज कर सकते हैं, देन ओनली IMF गेव लोन टू अस, तभी IMF ने हमें क्या किया, लोन दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में है, अब है प्राइवेटाइजेशन, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द कंडीशन। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिए, प्राइवेटाइजेशन में कंडीशंस नहीं थी कि आपको प्राइवेटाइजेशन करनी है, प्राइवेटाइजेशन में आपको रिफॉर्म्स लेके आनी है। ये तो हमने इतने सारे रिफॉर्म्स किए, एक्चुअल में देख रहे तो ये सभी रिफॉर्म्स थी, इन सभी रिफॉर्म्स का हमने एक नाम रखा, वो नाम था प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, इन सभी का नाम था प्राइवेटाइजेशन। तो इट टेक्स ईयर टू डेवलप, ये ध्यान रखना कि प्राइवेटाइजेशन को होने में तो बहुत समय लग जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, इसे बनने में या इसे होने में तो बाबू टाइम लगेगा। अगर मैं कहूँ प्राइवेटाइजेशन हम करते हैं, हम एक रिफॉर्म्स हमने इंट्रोड्यूस किया और हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ गए। तो यहाँ मैंने वैसे लिखा हुआ, इट टेक्स इयर्स टू डेवलप, फ्रांस में 40 इयर्स लगे कंप्लीटली प्राइवेटाइजेशन को सेट करने में, उसको रन करने में। ठीक है, और हमारे पास यूके में 30 इयर्स लगे, तो बहुत चीजें थी। अब हमें उसके लिए एक न्यू इकोनॉमी के लिए बढ़ रहे थे, हमें अब न्यू इकोनॉमी में एनहांसमेंट, अपनी इंप्रूवमेंट दिखानी थी। फिर क्या था, दैट इज अ पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स में हमने क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, पब्लिक सेक्टर्स में हमने डी रिजर्वेशन कर दिया। ठीक है, डी डिसइन्वेस्टमेंट। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये तो था कि प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, पब्लिक सेक्टर्स में हमने क्या रिफॉर्म्स ली, यानी कि हमने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमने उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। कैन बी डन ओनली थ्रू द शेयर, कि मतलब हमने क्या किया, मेजर कंट्रोल तो गवर्नमेंट ने कुछ अपने पास रखा कि 51% शेयर तक अपने पास रखा, 49 या फिर 50%, ठीक है ना, 30% शेयर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या था, ये हमारे पास था डिसइन्वेस्टमेंट। तो कैन बी डन ओनली थ्रू द शेयर, शेयर के द्वारा ये चीज हो सकती है। अब क्या था, ऑटोनॉमी, जो भी सारी ऑटोनॉमी थी यानी कि फ्रीडम्स थी, ठीक है ना, उनमें भी हमने कहा कि ठीक है, हमें बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर्स में डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें हमें फ्रीडम देनी चाहिए, उन्हें कि लेट देम कि वो खुद उससे क्या करे, वर्क कर सके, उन्हें हमें खुद फ्रीडम प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या था, डी रिजर्वेशन, रिजर्वेशन हमने करना स्टार्ट कर दिया। सो डी रिजर्वेशन में हमने क्या कि जो जो हमने रिजर्वेशंस में रखे हुए थे, ठीक है, अभी इस चीज के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सब कुछ हमने प्राइवेट सेक्टर्स के लिए दे दिया। कुछ पॉइंट जो थे, या फिर जैसे रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ये हमने पब्लिक सेक्टर्स के लिए रख लिया।
ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ये सब कुछ आपकी शेयर्स के द्वारा ही होंगी। ठीक है, अब है नेक्स्ट में आइए, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वर पार्ट ऑफ द IMF प्री कंडीशन। ठीक है, नॉट द प्राइवेटाइजेशन। ध्यान रखना, एक्चुअल में क्या था कि द मेन थिंग इज कि आपको सबसे पहले लिबरल करना है, यानी कि जितने भी आपके रिस्ट्रिक्शंस है ना, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है, उन्हें आपको लिबरलाइजेशन करनी है, और फिर उन्हीं सबको आपको बाहर की इकोनॉमी के साथ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वर पार्ट ऑफ द IMF। तो ये सारे IMF की प्री कंडीशन का हिस्सा था। ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन देखा जाए उसका एक हिस्सा नहीं था, प्राइवेटाइजेशन एक क्या थी, रिफॉर्म्स थी। तो जैसे है कि फॉर्म एक कंपनी, आपने एक कंपनी को फॉर्म किया तो रिक्वायर्ड है ना टू एक्ट अंडर द कंपनीज एक्ट। तो अब हमने देखा कि जैसे एक मैंने कंपनी को फॉर्म किया, तो इस कंपनी है, फर्म सेटअप होगी, पार्टनरशिप सेटअप होगी, तो उन सब के लिए हमने एक अलग अलग एक्ट को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। सो रिक्वायर्ड टू एक्ट अंडर द कंपनीज एक्ट। तो जो ये कंपनीज हमने फॉर्म की, अब ये कंपनीज एक्ट के अंडर क्या करेंगी, एक्ट करेंगी। क्लियर, देन लायबिलिटीज इज लिमिटेड। लेकिन अब जो कंपनी की हमने लायबिलिटी को क्या कर दिया, लिमिटेड, रिक्वायर्ड है इसमें प्रमोटर्स के लिए, तो ये सब कुछ हमने रूल सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कि ये कंपनीज एक्ट है, इस कंपनीज एक्ट में हमें इस के अकॉर्डिंग वर्क करना है। सो रिक्वायर्ड टू एक्ट अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, देन कंपनी लायबिलिटीज लिमिटेड, रिक्वायर्ड द प्रमोटर, हमें मैक्सिमम शेयर ए कंपनी हैव। ठीक है, नो कंपनी कैन बी फॉर्म विदाउट द शेयर, और प्रमोटर के बिना कंपनी फॉर्म नहीं होगी। सो दीज आर द वर्ड, दीज आर द सर्टेन काइंड ऑफ द रूल्स, ठीक है, विच वी हैव अडॉप्टेड स्लोली, यानी कि इन रूल्स को हमने धीरे धीरे अडॉप्ट करना क्या किया, स्टार्ट किया। सो जैसे लिखा है, ऑथोराइज्ड कैपिटल 50 लाख, ठीक है, और लोन हमें 100 लाख तक का है। तो ये हमने लोन्स को प्रोवाइड करने में भी क्या किया, गवर्नमेंट ने उन्हें हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। द मेन थिंग इज दैट कि जब कहीं भी आपके पास एक फर्म्स होंगे, जब आपके पास एक कंपनी होगी, मोटिव इज टू गेट द प्रॉफिट। मोटिव क्या था, कि हमें प्रॉफिट को अर्न करना है। फिर हमने धीरे धीरे देखा कि एक कंपनी है, इस तरीके से स्टार्ट है, ठीक है ना, उसमें शेयर्स हैं, तो हमने इसी तरीके से अपने जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स में थे उन्हें भी, ठीक है, सोल्ड आउट किया। और अब हमने कुछ टाइम तक तो मैक्सिमम जो शेयर्स था वो अपने पास रखा। फिर था व्हेन कंपनी इज देयर, मोटिव इज टू गेट द प्रॉफिट। NTPL, ONGC, ठीक है, तो इन सब का जो प्रॉफिट था, अब देखो मेन चीज क्या है कि ONGC लिमिटेड, अब हमने इनको, जैसे ये कंपनी है तो NTPL लिमिटेड, ONGC लिमिटेड, आप कभी भी इनका रिक्रूटमेंट देखोगे तो उसमें इजीली उनका नाम मेंशन होगा। सो इसका मतलब क्या है, इस कंपनी का प्रॉफिट इन्हीं लोगों के लिए है। सो प्रॉफिट ऑफ द ONGC बिलोंग टू द ONGC कंपनीज ओनली। लेकिन अर्लियर ऐसा केस नहीं था, ठीक है, उस समय क्या था कि ठीक है, बाकी सारा जितना भी गवर्नमेंट का प्रॉफिट होता था ना, वो सभी को मिलता था, ठीक है ना, कि जैसे जितने भी सारे गवर्नमेंट्स के हेड हैं, उन सभी का प्रॉफिट आपके पास, यानी कि गवर्नमेंट से उसमें ही जाएगा, ट्रेजरी में। लेकिन अब क्या था कि जैसे ONGC एक अलग से लिमिटेड कंपनी है, तो इसका जो प्रॉफिट है ये ONGC कंपनीज को ही मिलेगा। सो पब्लिक सेक्टर ऑल्सो गिवन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। सो पब्लिक सेक्टर को प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव भी दिया गया था, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज गवर्नमेंट इज नॉट एबल फॉर द लॉसेस, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये था कि अब कुछ एक्टिविटीज में कि आपके पास क्या होगा, लॉस होगा, तो गवर्नमेंट अब उस लॉस को बेयर करने के लिए एबल नहीं थी। तो फिर हमने इसीलिए एक तरीके का जो प्रमोटर्स का शेयर है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, इन सब में कि कौन कौन से प्रमोटर्स के शेयर्स हैं, ठीक है, कि जो भी इस कंपनी को सेटअप कर रही हैं तो वो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने कंपनी को स्टार्ट किया कि, और इसमें जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका राइट्स भी है, उनका वोटिंग राइट्स भी है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट्स नहीं है। आपने बाहर
शेयर को इश्यू कर रहे हो, अब उसमें कितने आपके पास इक्विटी शेयर्स के लोग हैं, यानी कि आ रहे हैं आपके जो शेयर्स को परचेज कर रहे हैं। कोई आपकी कंपनी में 2 शेयर का मालिक है, तो कोई आपकी कंपनी में ठीक है 10% हो गया, 5 हो गया, 1% हो गया, 0.5 हो गया। तो इस तरीके से जिसका मैक्सिमम शेयर होगा, तो ये अब गवर्नमेंट को के रिफॉर्म्स के तहत इन चीजों को यूज करना, एनालाइज करना आ गया था। बताओ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? देख लो एक बार, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? रिस्पॉन्ड करो, डाउट नहीं है? नो मैम। ओके।